आज हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें एक कविता है गांव का घर। कवि ने इसमें गांव के घर के वर्णन किया है, गांव की सभ्यता का वर्णन किया है, गांव के रीति रिवाज का वर्णन किया है। लेकिन आज किस तरह से गांव की सभ्यता खत्म हो रही है इसका भी वर्णन किया है। आइए हम लोग पढ़ते हैं गांव के घर। गांव के घर अंतःपुर की वो चौखट। कहते गांव के घर का अंतःपुर। अंतःपुर क्या होता है? जहाँ महिला रहती हैं, महिला सब रहती हैं, यानी समझ लीजिए आंगन हो गया अंतःपुर। तो कहता है गांव का घर का वह अंतःपुर का चौखट, आंगन का वह चौखट, टिकलू साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह वह सीमा। कहते हैं वह जो गेट है वह अंतःपुर की सीमा है, वो जो चौखट है वह अंतःपुर की सीमा है। इस चौखट पर टिकली साटने के लिए महिला जो बिंदिया चिपकाती हैं वो टिकली साटने के लिए वहां पर सहजन के पेड़ का गोंद लगा हुआ है। आज के समय में जो बिंदिया होती हैं, टिकली होती है, उसमें पहले से गोंद लगा हुआ रहता है, लेकिन पहले के समय में वह गोंद नहीं रहता था। तो महिला इस बिंदिया को चिपकाने के लिए एक गोंद जो है वो चौखट पर लगा कर रखती थी और उसमें फिर गोंद लगाकर फिर चिपकाती थी। वो गोंद किस चीज का है? सहजन का। सहजन यानी जिसे हम लोग मुनगा कहते हैं, उस मुनगा का, उस सहजन के पेड़ के गोंद होते हैं। वो गोंद बहुत हल्का लगता है। दूसरे आम का हम गोंद देखेंगे वो बहुत ज्यादा लग जाता है, जल्दी छूटता नहीं रहते हैं। लेकिन सहजन के जो गोंद होता है वो बहुत आराम से छूट जाता है, हल्का चिपकता है और आराम से छूट जाता है। तो महिला बिंदिया चिपकाने के लिए उस चौखट पर सहजन के पेड़ का गोंद लगा कर रखते हैं। वह चौखट जो है अंतःपुर का सीमा है, जिसके भीतर आने से पहले खास का आना पड़ता था बुजुर्गों को। उस अंतःपुर में आने से पहले, चौखट को पार करने से पहले बुजुर्गों को खास कर आना पड़ता था। अभी भी देखते हैं हम लोग, बुजुर्ग लोग जब आंगन आते हैं तो पहले वो खांसते हैं। जो आंगन के अंदर में जो महिला लोग हैं वो अपना सावधान हो जाए, किस स्थिति में है अपना संभल जाए। तो कहते हैं कभी उस चौखट जो एक सीमा है उसके अंदर आने से पहले बुजुर्गों को खांसना पड़ता था। खरौ खटखटानी पड़ती थी खबरदार की, या खांसते थे, यानी तो खरौ जो है जो उसे खटका। खरौ मतलब क्या हुआ? जो पहले लकड़ी के चप्पल पहनते थे, लकड़ी का जो एक चप्पल टाइप होता था उसे कहते थे खरौ। देखिएगा फोटो में भगवान के पैर में वो खरौ रहते हैं, वो लकड़ी का रहता था। तो उसको खटखटा देते थे तो महिला सब सावधान हो जाती थी। और प्रायः तो उसे उसके उधर ही रुकना पड़ता था, एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था, किसी के बगैर नाम लिए। और बहुत सारे बुजुर्ग लोग उस चौखट के उसी पार रुक जाते थे और किसी के नाम लिए बगैर ही वो पुकारते थे। और आंगन से जो काम होता था इसके बाद वो प्राण करते थे। जिसकी तर्जनी की नोक धारण के रहती थी सारे काम सहज। और उसके चौखट के अंदर की महिला हो या घर के बुजुर्ग लोग हैं, उस पर दिन भर में आज क्या क्या काम करना है, क्या क्या काम है, क्या क्या काम किया गया, वो सभी उसकी उंगलियों पर रहती थी गिनती। आज ये काम करना है, वो काम करना है, ये सब करना है, ये सब उसके उंगली पर रहते थे। शंख के चिन्ह की तरह गांव के घर की हम लोग देखते हैं पर्व त्योहार में गांव के घरों में लोग जब घरों को निपते हैं, इसको झाड़ झूड़ करके अच्छाई करते हैं, साफ सुथरा करते हैं, तो कुछ पर्वों में दीवारों पर अपने हाथ का चिन्ह दिया जाता है। गांव के घर की उस चौखट के बगल में क्या आता है? वो है हाथ का चिन्ह दे दिया जाता है। आज तो गांव घर में दीवार बन गया, लेकिन पहले क्या होते थे? तो भीत का दीवार या टाट का दीवार हुआ करते थे। मिट्टी के जो दीवार होते थे उसे भीत कहते थे। उसको नीप दिया जाता था
जो चिकनी मिट्टी से जो हल्का गेरुआ रंग का होता था, उससे नीपने के बाद वो जब सूख जाते थे तो गेरुआ कलर के हो जाते थे। दूध दुबे अंगूठे के छाप, दूध उठौना लाने वाले बूढ़े ग्वाला दादा के। ग्वाला दादा जो दूध देते थे, वह दूध देने के बाद दूध से उंगली भिंगाकर उस पर एक निशान बना देते थे। उसका छाप अभी भी उस चौखट के बगल में भीत पर पड़ा हुआ है। यानी आजकल भी हम लोग घर में देखते हैं, जो माता बहनें नहीं पढ़े हुए हैं, जब दूध को उठना लाते हैं तो क्या करेंगे, अपने कहीं किसी जगह पर रोज एक निशान लगा देते हैं और महीना के अंत में उसको गिनकर बताते हैं जो इतना इतना दूध हुआ। उसी तरह ग्वाला दादा जो हैं, दूध देने के बाद दूध में उंगली दबाकर एक निशान दीवार पर लगा देते थे और महीना के लास्ट में इसको गिनकर बताते थे। दूध उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाला दादा के। हमारे बचपन के बहाल पर दूध तिलक महीने के अंत में गिने जाते एक एक कर, और वहीं ग्वाला दादा बचपन में हमारे माथे पर भी दूध की तिलक लगा देते थे और लास्ट में जो उस भीत पर दीवार पर चिन्ह लगाया जाता था, इसको गिनती करके दूध बताते थे, हिसाब बताते थे। गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है, लेकिन वह गांव अपना अस्तित्व खो रहा है, अपना महत्व जो है वह खो रहा है। पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, पंचायती राज हमारे गांव का एक विशिष्टता है, पंच परमेश्वर, जिसे हम बहुत सम्मान से देखते हैं। गांव की सभी समस्याओं को, बड़ी से बड़ी छोटी छोटी समस्याओं को वो पंच परमेश्वर निपटारा करते थे, उसका पंचायत करते थे। लेकिन आज क्या हो गए, छोटी छोटी बातों को लेकर हम थाना पहुंच जाते हैं, कोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां पर हम समय, धन, शारीरिक मानसिक टेंशन भी लेते हैं। कहा जाता है अदालत का अर्थ होता है अदालत। अ से अर्जी लगाओ, ल से लात खाओ, द से दाम करो, त से तबाह हो जाए। जो ही हम अदालत पहुंचते हैं तो हम तबाह होते हैं, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन हमारे गांव में जो पहले पंच परमेश्वर हुआ करते थे, वह छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं को पंचायत के द्वारा निपटारा करते थे। लेकिन आज वह पंच परमेश्वर गांव से समाप्त हो गए हैं। बिजली बत्ती आ गई कब की, बिजली बत्ती भी आ गई है कब की। बनी रहने से अधिक रहने वाले अब की बिटवा के दहेज में टीवी भी लालटेन है, अब भी दिन भर औलों के कैलेंडरों से ढकी। कहते हैं बिजली आ गई है, गांव में बिजली आ गई है, लेकिन गांव में बहुत से लोग शहर की ओर जा रहे हैं। बहुत से लोग शहरों में अपना जीवन गुजर के लिए, अच्छे जीवन के लिए शहर लोग जा रहे हैं। इस वर्ष बेटे की विवाह में दहेज के रूप में टीवी भी दिया है, लेकिन अब जो है लालटेन जो है वो कैलेंडर के पीछे छिपा हुआ है। अब लालटेन का यूज नहीं हो रहा है। वो कहाँ है, तो कैलेंडर हमारे यहाँ जो फोटो बड़ा बड़ा फोटो है उसे हम कैलेंडर कहते हैं, उसके पीछे लालटेन जो है वो छिपा हुआ है। तो पहले के समय में लालटेन ही प्रकाश का एक अच्छे साधन हुआ करते थे, हर घर में लालटेन हुआ करते थे, आप लोग भी कुछ देखे होंगे। लेकिन अब वो लालटेन तो हैं, लेकिन वह कैलेंडर के पीछे छिपा हुआ है। तो इस तरह से कवि जो है गांव के महत्वों का वर्णन कर रहे हैं। और कभी कहते हैं रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती है। अब उजाला तो हो गया है, लाइट तो आ गया है, प्रकाश तो आ गया, बिजली तो आ गया है, हर जगह प्रकाशित है, लेकिन अब लोगों को गांवों में डर लगने लगा है। किस चीज का? चोरी का, छनैती का, लूट का, ये सब बढ़ गया है गांव में। पहले गांव में किसी के घर में ताला नहीं लगते थे, अब घर में दरवाजे पर हर जगह ताला लगने लगा है। अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव भरती हैं, लोग अब डरने लगे हैं। गांव घर से बाहर निकलने से भी डर लगने लगे हैं।
जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त आर्केस्ट्रा बज रहा है कहीं बहुत दूर पट भिड़काए। अब गाँव में शहरों की अनेकता वाली चीजें, अभद्रता की चीजें आप पहुंची हैं। कहीं बहुत दूर आर्केस्ट्रा रोशनियों की मदमस्तों में आर्केस्ट्रा चल रहा है, जहाँ पर बद्दी बद्दी फुहर गीतें हो रही हैं। और यह हमारे समाज में अनेकता और सभ्यता ला रहे हैं। की आवाज भी नहीं आती यहाँ तक, न आवाज की रोशनी न रोशनी की आवाज, लेकिन कहीं से यह आवाज नहीं उठ रही है कि इन ऑर्केस्ट्राओं को बंद किया जाए, इसे इन गांवों में नहीं लाया जाए। कोई बोलने वाला नहीं है, न ही उम्मीद देख रहे हैं कि कोई इस पर बोलेगा, न कहीं कोई संभावना नजर आ रहा है। और इस तरह से ऑर्केस्ट्रा हमारे समाज में आकर हमारे समाज की अभद्रता फैला रहा है, असभ्यता फैला रहे हैं, फुहरे फैला रहे हैं। होरी चैती बिर्रा अल्लाह गुंगे लोकगीत की जन्मभूमि में भटकता है एक सौ गीत अनायास अनसुना। कहते हैं पहले जो है लोग अल्लाह रुदल के महाराज सुनते थे, शीत बसंत के हेरी चैती का महाराज सुनते थे, लोग उसकी जीवनी को सुनते थे या वो नाच देखते थे। अल्लाह रुदल, शीत बसंत, बहुत सारे नाच आते थे, वो लोग देखते थे, उससे बहुत सारे सीख प्राप्त करते थे। लेकिन वो अब सब क्या हो गया, समाप्त हो गया है। अब समाज में पहले हमारे समाज जो है यहाँ पर लोकगीत की जन्मभूमि है, लेकिन अब वो लोकगीत भी खत्म हो गया। अब हमारे यहाँ भोजपुरी फुहर गीतें होने लगे हैं, जिसे शोक गीत कहते हैं या जिसे हम अनैतिक गीत भी कहते हैं। ये सब चलने लगा है अब, और अनैतिकता समाज में फैलने लगा है। आकाश और अंधेरे को काटता 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रकाश बौला तो अब कब का मर चुका है। पहले गांवों में सर्कस आया करते थे, जिसे हम लोग देखने के लिए जाते थे, लेकिन वो सब अभी अब समाप्त हो गया है। जैसे गिर गया हो गजदंतों को गवा कर कोई हाथी, रेत गए हो दांतों की जरा सी धवल धूल पर। कहते हैं जैसे हाथी जो है, हाथी का श्रृंगार क्या होता है, उसकी दांत होते हैं, लेकिन उसकी दांत को काट कर हटा दिया गया है। हाथी तो है लेकिन उसकी शोभा खत्म हो गई है। उसी तरह गांव तो है, लेकिन गांव की जो संस्कृति है, गांव की जो मूल संस्कृति है, रीति रिवाज है, वो सब समाप्त हो गई है। उसकी जो विशिष्टता है वो समाप्त हो गया है। गांव तो है लेकिन गांव की सुंदरता खत्म हो गई है। जैसे हाथी तो है लेकिन हाथी की दांत हटा दिया गया है, उसकी सुंदरता खत्म हो गई है। सीज रहे जंगल में लीलने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते बस, अदालतों और अस्पतालों के फैले से रूंधते गंहाते अमित्र परिसर की जिन बौलों से गांव के घर की रीढ़ झुंझुनाती है। कहते हैं आज शहर जो है लोगों को अपनी तरफ बुला रही हैं। लोग बसों पर भर कर शहर की ओर जा रही हैं, जहां पर लाखों की भीड़ों में हम रहते हुए भी अकेला महसूस करते हैं। आज शहरों के लोग अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। देखेंगे हम अस्पतालों में पूरे भीड़ लगा रहता है, अदालतों में पूरे भीड़ लगा रहता है। क्यों? क्योंकि वह बुराइयां फैल रहे हैं। लोग गाँव को छोड़कर शहर की ओर आ रहे हैं, प्रकृति को छोड़कर शहर की ओर आ रहे हैं, जहाँ बीमारियां ही बीमारियां हैं, जहाँ अनेकता ही अनेकता है, जहाँ पर अपराध बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं। लेकिन हम फिर भी गांव को छोड़कर शहर की ओर जा रही हैं, खुशहाली पाने के लिए जा रहे हैं शहर की ओर, लेकिन वहाँ पर दुख ही दुख है, अशांति ही अशांति है, बेचैनी ही बेचैनी है। लेकिन फिर भी लोग बसों की बस भर कर शहर की ओर जा रही हैं। कभी कहते हैं आज हमारे समाज की, हमारे गांव की सभ्यता की, हमारे गांव की रीति रिवाज, रहन सहन समाप्त हो रहे हैं। हमारे गांव की पंच परमेश्वर समाप्त हो रही हैं, जो हमारे गांव के एक सभ्यता है, एक विशिष्टता है, जिसके कारण गांव की रीढ़ जो है झुंझुना रही है, उसकी जो मेन सभ्यता है वो खत्म हो रही है।
तो आप लोग इस कविता को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, शब्दों का अर्थ ना समझे उसे कमेंट कीजिए, हम इसे फिर से बताएं।